start economics chapter 2, that is people as resource. In this chapter we will discuss about human resource, economic activities by men and women, types of economic activities, role of education and health in human resource development, and in last we will discuss about unemployment. So first we will discuss about human resource. What is human resource? Human resource is the set of the people who make up the workforce of an organization, business sector, इंडस्ट्री और इकोनॉमी. आज के समय में जो है पीपल है, उस ह्यूमन पीपल को, पूरी पॉपुलेशन को एक एसेट माना गया है, ना कि उसको एक लायबिलिटी माना गया है. तो ह्यूमन एक इकोनॉमी में ह्यूमन को एक एसेंशियल रिसोर्स मान लिया गया है, जिस पर जैसे हमारे लिए जो है नेचुरल रिसोर्सेज वो बहुत ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, ये सब हमारे लिए ज़रूरी हैं. और जैसे लैंड पे आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन फ्यूचर उसकी जो कीमत होती है वो बढ़ जाती है. सेम हमारे ह्यूमन पे अगर आज हम किसी बच्चे पे, अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में हमें उतना ही प्रॉफिट होगा, और ये जो प्रॉफिट होगा उससे देश का डेवलपमेंट होगा. तो आज के समय में पॉपुलेशन जो है वो एक एसेट मानी गई है, ना कि एक लायबिलिटी मानी गई है. सो ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड द लेबर फोर्स ऑफ अ नेशन. If the labor force is strong and efficient, it can contribute to the economic development. Till recently, high population was considered a big liability, and it was thought that high population is responsible for many socio and economic evils in the country. But now it is felt that high population in the country may turn out to be a great asset in the future. आज के समय में ह्यूमन को जो है एक बोझ न मान करके उसको एक एसेट मान लिया गया. लेकिन पहले क्या सोचा जाता था कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा बुराइयां बढ़ेंगी, लोगों के पास खाने की कमी होगी, पीने की कमी होगी, झगड़े होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी. लेकिन आज इकोनॉमी में ह्यूमन को जो है एक एसेंशियल रिसोर्स मान लिया गया है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन. तो इसमें सबसे पहली एक्टिविटी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वो एक्टिविटी जो जिसमें हम मनी अर्न करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू गेट एन इनकम. The income thus received is used to buy things to satisfy wants. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई पर्सन है वो ऑफिस जाता है, फार्मर्स खेतों पे काम करता है, टीचर्स जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, और नर्स है वो हॉस्पिटल ज्वाइन करती. क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मनी अर्न करनी है और उनसे वो अपने और अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो ये हमारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं. सेकंड कौन सा है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स फॉर प्लेजर. यानी इसमें पैसा कमाना, पैसे की अर्निंग जो है वो मायने नहीं रखती है. इम्पोर्टेंट क्या है? लोग अपनी खुशी से काम करते हैं. जैसे कि अ स्टूडेंट हु प्लेज क्रिकेट फॉर हिज ओन प्लेजर, अ टीचर हु टीचेस हिज ओन सन एंड डॉटर, अ मदर हु नर्सेस हर चाइल्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, perform activities not for earning money. Such human activities are non-economic activities मानी जाती है. यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि is begging an economic activity? begging जो है क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है? No. begging एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. It is a non-economic activity. बिकॉज द बेगर रिसीव्स मनी, फूड, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें वो रिसीव करता है लेकिन बिना कोई वर्क किए हुए. इट इज़ वन साइडेड पेमेंट. लेता तो है लेकिन देता कुछ भी नहीं है. इट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट. सच एक्टिविटीज़ ऑफ बेगिंग डोंट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं.
जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकंड है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड थर्ड है टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? व्हेन वी प्रोड्यूस गुड फॉर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी मानी जाती है। जब हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके गुड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें एग्जांपल कौन कौन से हैं आपके आते हैं? डेयरी हो गई, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, ये सारे एग्जांपल जो है प्राइमरी सेक्टर के माने जाते हैं। एंड दिस सेक्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। दूसरा है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी गुड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सम अदर कमोडिटी मैनुअली or by machines in a workshop or at home. Such activities fall under the secondary sector. All the products are manufactured. This process is called manufacturing. As this sector is associated with industries, it is called industrial sector also. अब नंबर 3 पे है टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। So these are activities that help in the development of the primary and secondary. दोनों की हेल्प करने के लिए सेक्टर होता है, तो इसको हम और भी किस नाम से जानते हैं? सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। These activities by themselves don't produce a good, but they are in aid or a support for the production process. जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि शुगर केन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी है? शुगर केन की है। और शुगर केन हमें कहाँ से मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से। शुगर केन से शुगर कहाँ पे बनाई जा सकती है? सेकेंडरी सेक्टर में। और उस शुगर को मार्केट तक यानी कस्टमर के तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको कंज्यूम कैसे करवाना है, वो डिसाइड करता है टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, और इसमें जो लेबरर होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में भी हो सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में भी हो सकते हैं। इसलिए जो है आज मतलब प्रेजेंट इकोनॉमी में जो है टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। Now we will talk about role of education in human resource development. The role of education is well recognized in the development of human resource, which are essential inputs in any social activities. The prime factor in human resource development is education and training. Human resource development अगर चाहिए तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एजुकेशन और ट्रेनिंग। It has been considered the most important single factor in achieving rapid economic development. एजुकेशन को एक इतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो इस गोल को पाने के लिए जो है हमें वेल ट्रेन पर्सन चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए, एजुकेटेड पर्सन चाहिए। तो ये सब किससे पॉसिबल है? एजुकेशन से पॉसिबल है। दिस ऑल्सो एम टू, इसका एम क्या होता है कि लोगों की जो एनर्जी होती है उसको सही जगह पर लगाना। तो जिसमें जो है ट्रेंड क्या देखा जाता है? मोस्टली क्या देखा जाता है कि ट्रेंड एम्प्लॉयज़ नीड लेस सुपरविज़न। अगर लोग पढ़े लिखे हैं, ट्रेंड हैं, तो उनको कम सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। प्रॉपरली ट्रेंड एम्प्लॉयज़ आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। Skill development cannot be achieved by giving specialized training to labor force. A skilled labor is one who possesses proper training and education to work in a particular field. So education and training increase productivity of the workers. It helps to improve employees' knowledge and skills, which in turn increases the quality and quantity of production. Higher productivity means higher profitability for the organization.
सो एजुकेशन का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के समय में मानी गई है. It has great significance in the matter of development of human resource. Education is one of the main factor of economic and social development. हम अगर बात करें दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. एक स्टूडेंट्स जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पेरेंट्स जो है या फिर अच्छी फैमिली से नहीं भी बिलोंग करता है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, बट इसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने पैसे को बचा कर नहीं रखा है, उन्होंने पैसे को अपने बच्चे पर इन्वेस्ट कर दिया, उसको अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी मेडिकल दी, अच्छी हेल्थ दी. वहीं पर एक दूसरा बच्चा है जिसके पेरेंट्स को जो है उसकी पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसकी हेल्थ पे कॉन्शियस नहीं है. तो ऐसे में क्या होगा कि आगे चल कर के जो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर इन्वेस्ट किया है वो आगे चल कर के फ्यूचर में कुछ अच्छी इनकम करेंगे, और अगर उनकी इनकम अच्छी होगी तो उनके वो अपने और परिवार और अपनी कंट्री सभी के लिए अच्छा काम करेंगे. वहीं पर एक उस बच्चे की बात करें जिस पे जो है जिसकी एजुकेशन, हेल्थ और उसकी मेडिकल पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया गया है, तो वो बच्चा क्या होगा, आगे चलकर किसी भी तरह के जो है कंट्री में अपना योगदान नहीं दे सकता है. तो एजुकेशन वो है बहुत इम्पॉर्टेंट मानी गई है. इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम्स निकाली हैं, जैसे इसमें सर्व शिक्षा अभियान की बात की, जहाँ पर 6 to 14 ईयर्स को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है. और ये एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब जो नहीं जा सकते किसी वजह से, उनके लिए फ्री एजुकेशन का अरेंज जो है गवर्नमेंट ने किया है. इसके चलते उन्होंने दोपहर का खाना भी फ्री कर दिया, मिड डे मील स्कीम निकाली, जिससे कि जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाया जा सके. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1950 to 51 की अगर बात करें तो जो लिटरेसी रेट था वो 18% था, सिर्फ 18%. 1991 से लेकर 92 का जो सेंसस क्या कहता है, 52% लिटरेसी रेट हुआ. लेकिन 2011 के सेंसस में जो लिटरेसी रेट है वो बढ़कर कितना पहुँचा, 74%. तो देख सकते हैं कि जैसे धीरे धीरे जो है लोग समझ रहे हैं कि एजुकेशन की वैल्यू लोग समझ रहे हैं, तो हमारी कंट्री का जो लिटरेसी रेट वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है. अब हम बात करते हैं गुड हेल्थ की. तो रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अच्छा, हेल्थ भी जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. Health means a sound physical and mental state of the individual. A person's ability to work depends largely on his health. Good health increases the quality of life. Improvement in health of population is an important element in human resource development. Good health means increase in the overall efficiency, productivity and mental abilities of a person. Therefore, investment on health is an investment of human being and on improving the quality of their life. Investment on health should be treated as a part of the strategy of human resource development. मतलब आज हम बच्चे की अगर हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो वो बच्चा अगर मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से अगर स्वस्थ होगा तो वो हर एक काम को आसानी से सीख सकता है, कर सकता है. तो हेल्थ जो है वो भी हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानी गई है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की. व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? एन इकोनॉमी नीड्स मैन पावर. सब जानते हैं कि अगर इकोनॉमी है तो मैन पावर चाहिए. जैसे कि लेबर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ लेबर कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है? पॉपुलेशन से आती है. देयरफॉर पॉपुलेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट व्हेन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मोर एंड कंपैरिजन टू द रिसोर्स ऑफ एन इकोनॉमी देन इट क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट. क्या कह रहा है कि अगर जो है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि रिसोर्सेज कम पड़ जाएं, या फिर पॉपुलेशन ज़्यादा है रिसोर्स कम है, तो ये सिचुएशन क्या क्रिएट करेगी? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी. सो what is unemployment? It is a situation in which the able-bodied persons who are willing to work at existing wage rate don't get work.
इट इज़ ऑल्सो, इसको हम बेरोज़गारी भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या कारण हैं। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है। एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, दूसरा हमारे यहाँ इतने सारे वॉर हुए हैं, वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है। ब्रिटिश ने इतने साल रूल किया है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, इंक्रीजिंग टर्न आउट और स्लो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये सारे कॉजेज़ हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, देयरफॉर इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ mixture of the problem of unemployment of developed and underdeveloped countries. The unemployment in India can be broadly classified as rural unemployment and urban unemployment. रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में देखा गया है कि नियरली 75% ऑफ टोटल लेबरर्स आर रूरल वर्कर्स, 2/3 of which are self-employed, engaged in agricultural and non-agricultural activities like cottage industries, while rest of 25% work for others. Therefore, problem of rural unemployment is mainly a problem of underemployment. अब इसमें हम देखते हैं टू टाइप्स के रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में टू टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से। पहला है सीजनल। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Agriculture in India is a seasonal occupation. People are employed at the same time of harvesting only, and rest of the time they are out of employment. This is called seasonal employment. इंडिया में देखा होगा सीज़न के हिसाब से जो है वो खेती की जाती है। तो जिस सीज़न में, कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जहाँ पर खेती बिल्कुल नहीं की जाती है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वो लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट उन जैसे इसमें देखते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फेस्ड इन ऑक्यूपेशन अदर देन एग्रीकल्चर, ऑल्सो लाइक आइसक्रीम फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स, आइस फैक्ट्रीज। ये सारी हैं जहाँ पे जैसे गर्मियों में जो है आइसक्रीम बिकती है, आइसक्रीम फैक्ट्रीज़ में वर्क चलता है, बाकी के टाइम पे नहीं होता है। सर्दियों में बारिश में नहीं होता है। शुगर मिल्स को देखा जाता है बंद हो जाती हैं, आइस फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं। और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे सीज़न में ऐसे होते हैं, कुछ हमारे यहाँ मंथ्स ऐसे होते हैं जहाँ पे खेती नहीं होती है। तो इस ऐसे में ये सब सिचुएशन क्या होती है, ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? इट रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ वर्क दैन एक्चुअली रिक्वायर्ड। क्या होता है कि जैसे कि एन एग्रीकल्चर फील्ड रिक्वायर 3 लेबरर्स, ठीक है, बट पीपल एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी इज 6 देन दिस। अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 3 लेबर इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत वहाँ पे 3 की है, लगे कितने लोग हैं? लगे हुए 6 लोग हैं, तो उन 3 लोगों की मेहनत क्या है? बेकार जा रही है। इसको हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेकंड है हमारा आता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर मोस्टली लोग जो है एजुकेटेड होते हैं, और एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट इन लोग होता है क्योंकि लोग सब पढ़े लिखे, सिटी में क्या होता है लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड पीपल इज़ क्वाइट लार्ज इन इंडिया। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी एंड लॉस ऑफ आउटपुट, एंड एज एजुकेटेड पीपल हु वर कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी स्टे आउट ऑफ प्रोडक्शन। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इसके पड़ते हैं, लोगों के पास जॉब नहीं होती है, तो ये एक तरह से वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स एसेट टर्न इनटू लायबिलिटी। जो लोग सोचते हैं कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पे, तो ये आगे चल गए ह्यूमन को जो लोग एसेट मानते हैं वो उनके लिए लायबिलिटी बन जाता है। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डिस्पेयर एमंग यूथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीजेज, एंड लास्ट में है detrimental impact on the overall growth of the economy. Thank you.